दूसरी इसमें शर्त यह है कि भारत में खेती में जो भी उत्पन्न होता है, गेहूं, चावल, चना, कपास, मटर, चीनी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ प्रदेश से कंपलसरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे हम भारत में मान लीजिए एक वर्ष में 20 कोटि टन अनाज पैदा करते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा प्रदेश से खरीदना ही पड़ेगा। आपको जरूरत नहीं है फिर भी खरीदना पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा? तो इसमें कहा है कि जो आपका मिनिमम कंजम्पशन बेस है उसका 8%, माने हम भारत के लोग एक वर्ष में जितना भी खेती उत्पन्न का वापर करते हैं उसका 8% प्रदेश से खरीदना पड़ेगा। इसको सरल भाषा में मैं समझाता हूं। अगर सब भारतवासी मिलकर एक वर्ष में 4 कोटि टन गेहूं खाते हैं तो इसका 8% प्रदेश से खरीदना पड़ेगा। 1 कोटि टन का 8 लाख टन, 4 कोटि टन का 32 लाख टन गेहूं हर साल प्रदेश से खरीदना पड़ेगा। जबरदस्ती, जरूरत नहीं है फिर भी खरीदो। और फिर पूछो WTO के अधिकारियों से कि क्या करें उसको खरीद के, तो कहते हैं दरिया में फेंको या चूहे को खिलाओ, हमें मतलब नहीं, खरीदो, जबरदस्ती खरीदो, जरूरत नहीं फिर भी खरीदो। ये सेकंड कंडीशन है। इसको मार्केट एक्सेस के नाम से कहा गया है। इसमें जबरदस्ती इतना माल खरीदो, गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, कापूस खरीदो, संतरा खरीदो, अमरूद खरीदो, केला खरीदो, भाजीपाला खरीदो, जो कुछ भी भारत में होता है वो सब प्रदेश से खरीदो, मिनिमम कंजम्पशन का 8%। तो हर चीज बाहर से आएगी ही आएगी और यहां भी उत्पन्न होती है तो मार्केट में कीमत गिरेगी, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शेतकरी को होगा। जो खाने वाले लोग हैं वो सोचेंगे हमको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? वो सोचेगा अभी चीज थोड़ी सस्ती हो जाएगी, लेकिन जो खाने वाला है उसको मालूम नहीं है कि एक बार फायदा हुआ, 2 बार फायदा हुआ, फिर तुम्हारे पास कुछ खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो खरीदोगे क्या? एक बार आपने सस्ता खरीदा, आपकी खेती खत्म हो गई, आपके पास कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए, फिर क्या खरीदेंगे? वो उतनी दूर का उनको दिखाई नहीं देता है, तात्कालिक दिखाई देता है कि सस्ता होगा। तो इसलिए मजदूर संगठन कहते हैं जी सस्ता होगा, इसलिए आने दो परदेशी माल सब कुछ भारत में। लेकिन ये जो शेतकरी की बात अगर कोई सोचे तो वो सोचता नहीं कि क्या होगा इससे। तो ये जो कंपलसरी मार्केट एक्सेस प्रोविजन है, जबरदस्ती माल खरीदना पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं है फिर भी, ये और भी तकलीफ देने वाला। ऐसे ही इसमें तीसरी कंडीशन है कि भारत की सरकार, कभी क्या होता है ना, अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है भारत में। तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि के समय भारत की सरकार बहुत सारी मदद घोषित करती है। वो मिलती विलती नहीं है, वो एक अलग बात है, घोषित होती है। जैसे कभी शेतकरी बांधवों का ब्याज माफ किया जाए, या उनका कर्ज माफ किया जाए, या उनको कुछ सहायता दी जाए। अभी गेट करार लागू होने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। अगर आपके यहां अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, तो इसका सर्टिफिकेट पहले WTO से लीजिए। अगर WTO हां कहता है तो आप सहायता कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और इसकी सहायता कब की जा सकती है? मान लो हम महाराष्ट्र में घोषित करें कि अनावृष्टि हो गई। अनावृष्टि माने अकाल हो गया, सूखा हो गया। अतिवृष्टि माने बारिश ज्यादा हो गई, पाउस ज्यादा। तो मान लीजिए अकाल हो गया, सूखा हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार को कुछ घोषणा करनी है शेतकरी बांधवों के लिए, तो WTO से एक कमेटी आएगी, वहां से कुछ लोग आएंगे, वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। दौरा करके रिपोर्ट WTO में जाएगा। वो हां कहेंगे तो आप घोषित करिए, ना कहेंगे तो नहीं कर सकते। और उनकी घोषणा का आधार क्या है? वो कहते हैं कि जी महाराष्ट्र के सभी पूरे राज्य में सूखा है तो मिनिमम 50% जिलों में होना चाहिए, तब वो हाँ कहने की स्थिति में होंगे, नहीं है तो नहीं कहेंगे। तो आप घोषित नहीं कर सकते। माने आपको पैसा देना है, आपका बजट है, लेकिन उसमें दखलंदाजी उनकी है जो WTO में बैठे हैं। अभी मुझे महाराष्ट्र में घोषित करना है एक चीफ मिनिस्टर के नाते या प्राइम मिनिस्टर के नाते, तो मैं नहीं कर सकता जब तक WTO का कंसेंट नहीं है, उनकी अनुमति नहीं है। इतनी गुलामी इसमें है। माने आपकी संसद अगर चाहे तो नहीं घोषित कर सकती, उनको पहले पूछो तब आप कह सकते हो, और वो हाँ कहें तो कहो, नहीं तो नहीं। ऐसी ऐसी इसमें 56 शर्तें हैं शेतकरी बांधवों के लिए। और सबसे ज्यादा दुखद यही हिस्सा है WTO का, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारी संसद में इस पर कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। 1 जनवरी से ये घोषणा हो गई है कि लागू हो जाएगा, और अभी पिछला संसद का सत्र जो बीता है, आप देखा उसमें क्या क्या बहस हुई है। ज्यादातर बहस हुई रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव में।
रामविलास पासवान ने लालू यादव को चोर कहा, लालू यादव ने रामविलास पासवान को चोर कहा। दो मंत्री एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और कह रहे हैं इसने 800 कोटी इकट्ठा करके स्विस बैंक में रख लिया, वो कहता है इसने 980 कोटी खा के स्विस बैंक में रख लिया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, उसी पे संसद में बहस हो रही है। और इतना तकलीफ वाला WTO लागू होने जा रहा है 1 जनवरी से, उस पर संसद में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। हमारी संसद की स्थिति इतनी खराब है। हमने संसद इसके लिए नहीं बनाई है कि 2 मंत्री व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, इसके लिए तो गली मोहल्ले चौराहे काफी हैं। लेकिन संसद को भी इन्होंने गली मोहल्ले चौराहों से ज्यादा बदतर बना दिया है हमारे देश के पुढ़ारियों ने, और इनको कोई शर्म भी नहीं है। उनको ये भी शर्म नहीं है कि सारा देश टीवी पर देख। तो अभी वो बहस हो रही है। अभी आगे क्या बहस हो रही है? लालू यादव ने रुपए दे दिए हैं तो वहां बहस शुरू हो गई, जॉर्ज फर्नांडीज ने भी दे दिए, वो बहस शुरू हो गई। अखबारों के हेडलाइंस ये हैं, अखबारों के टाइटल ये हैं। अखबार वालों को भी उसी में मजा आता है जो संसद में हो रहा है या संसद के आजू बाजू में हो रहा है। देश मरने रहा है, अखबारों को टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, डेक्कन हेरल्ड जी, अंग्रेजी अखबार वालों को तो कुछ पड़ा ही नहीं। वो तो इस तरह की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं देते। थोड़ा भाषाई अखबार हैं, मराठी अखबार हैं, गुजराती अखबार हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम हैं, उनमें थोड़ा बहुत ये सब आता भी रहता है जो गंभीर प्रश्न है। भारत के जिनको राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है उनमें तो कुछ है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन उठा के देखो, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन उठा के देखो, डेक्कन हेरल्ड की हेडलाइन उठा के देखो आप। अंग्रेजी अखबार तो ऐसा लगता है कि भारत से उनका कुछ लेना देना ही नहीं। भारत के पुढ़ारियों की छोटी छोटी बातें फ्रंट पेज पे बॉक्स में लगा के छापेंगे, और इतना सीरियस इशू है इस पे बात ही नहीं करते, बहस ही नहीं करते। तो क्या है कि भारत का जो गवर्निंग क्लास है, जो देश चलाता, सरकार चलाता, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता, वो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता, वो तो ये डेक्कन हेरल्ड पढ़ता, वो तो ये नहीं पढ़ता हमारा जो स्थानीय अखबार है। गवर्निंग क्लास को लगता ही नहीं कि ये कोई गंभीर बात है, तो वो भी मजे में है, ये भी मजे में। तो संसद में कोई बहस नहीं, मीडिया में चर्चा नहीं। और जितना करोड़ों रुपए खर्चा करके टेलीविजन चैनल चल रहे हैं इस देश में, स्टार टीवी है, GTV है, CNN है, ATN है, प्राइम स्टार है, प्राइम स्पोर्ट्स है, उस पर भी ये कोई चर्चा नहीं है। वहां घंटों घंटों दिखाया जा रहा है सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, और सब कहानियों का एक ही मतलब है, इसका पति उसकी पत्नी के साथ भाग गया, उसकी पत्नी इसके पति के साथ भाग लिया, उसकी पत्नी इसके पति को छीन रही है, इसका पति उसकी पत्नी को छीन रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो सभी कहानियों का थीम है। देखते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए। न गेट करार पे कोई चर्चा, न डंकल पे कोई चर्चा, सब गंभीर विषय इस पे हमारे जो। तो अब ये विषय है हिंदुस्तान के साधारण लोगों के बीच में, इसलिए हम आपके पास आए हैं ये बात करने के। और इतनी बात तो मैंने कही ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की, जिसमें 56 शर्तें हैं, मैंने 3 बताई हैं। ऐसी हर एक विषय में है। एक विषय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए। कोई भी कंपनी भारत में आके सर्विस प्रोवाइड करे, आप उसको ना नहीं कहिए। अब सर्विसेज में क्या आता है? प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में आता है। उत्पादन को छोड़कर, आप जहां जहां उत्पादन करते हैं उस हिस्से को छोड़कर दुनिया का सब काम सर्विसेज में आता है। अर्थात स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब सर्विसेज में आता है। हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। गली नालियों की सफाई की जाती है, ये सब सर्विस में आता है। होटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। हमारे देश में एडवोकेट्स हैं, वो सभी सर्विसेज में माने जाते हैं। ये तंबू, कनात, पंडाल लगाने वाले सब सर्विसेज में आते हैं। साउंड सिस्टम वाले सर्विसेज में सब कुछ आता है उत्पादन को छोड़कर। तो शर्त क्या है WTO की? पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आकर सर्विस देना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खोलिए। अर्थात 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके भारत में रेस्टोरेंट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबे खोलना चाहे, आप उसको परमिशन दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहे, उसको परमिशन दीजिए, आप रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई भी कंपनी आके भारत में कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। हर क्षेत्र में अगर आप उनको खुली छूट देंगे तो होने वाला क्या है? एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आती है, उसका नाम है वॉलमार्ट।
बहुत बड़ी कंपनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज्यादा इसी कंपनी के हाथ में है। और एक और कंपनी है, वो यूरोप की है, फ्रांस की है, उसका नाम है केयरफोर। ये वॉलमार्ट और केयरफोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है, हर जगह जाके दुकानें खोलना। अगर ये केयरफोर और वॉलमार्ट अगले साल से भारत में आ गए और इन्होंने हर शहर में अपनी दो चार दुकानें खोलना शुरू कर दिया, और इन दुकानों पर उन्होंने आधे आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों को बिठाना शुरू कर दिया, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां और टॉपलेस पहने हुए लड़कियां उनके काउंटर पे बैठी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और हर दुकान से उन्होंने एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तीन के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया। फिर क्या होगा? एक ही परिणाम होगा कि भारत का एक क्लास है जो एफ्लुएंट क्लास है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, वो सबसे पहले इन दुकानों का खरीदार बनेगा, सबसे ज्यादा माल खरीदी करने इन दुकानों पे जाएगा। तो धीरे धीरे भारत की छोटी दुकानों में जो माल बिक रहा है वो बिकना कम होगा, बड़ी दुकानों से माल बिकेगा, इनकी दुकानों से। अब इन दुकानों से माल बिकना शुरू हुआ तो आपका प्रॉफिट उन दुकानों के पास, वो दुकानें हैं केयरफोर और वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट और केयरफोर वाले जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट अमेरिका लेके जाएंगे। तो दो परिणाम होंगे, एक तो यहां से पैसा लेके जाएंगे, दूसरा आपकी छोटी छोटी सब दुकानें वो बंद करा देंगे। और वो बंद कैसे हो जाएंगी? अमरावती का ये एक उदाहरण देता हूं। केयरफोर का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, वॉलमार्ट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, तो अमरावती के लोगों की लाइन लग जाएगी वहां जाके माल खरीदने की, क्योंकि हर चीज इंपोर्टेड मिलेगी। और इंपोर्टेड माल को चाहने वाला एक क्लास तो है ही इस देश में, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, ब्लैक मनी है, सब कुछ है। वो जाके लाइन लगा के जब खरीदना शुरू करेगा तो साधारण आदमी को लगेगा यार यहां से माल खरीदना स्टेटस सिंबल है, तो हम भी खरीदें। तो वो शुरू होगा और एक ऐसी घमासान लड़ाई शुरू होगी जो अमरावती के हर छोटी छोटी दुकानों को बंद करा देगी। तो छोटे दुकानदार खत्म। इसी तरह से मान लीजिए अमरावती में कोई अमेरिकन कंपनी आके एक होटल बना दे, एक रेस्टोरेंट बना दे, और उस रेस्टोरेंट के माध्यम से वो सर्विस देना शुरू करे, तो अमरावती के रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए तकलीफ। इसी तरह से मान लीजिए उन्होंने आके यहां पर कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया, अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच अमरावती में खुल गया, और उन्होंने कहा जी 1000 रुपए फीस जमा करो और आप डिग्री लो। चालू हो गई उनकी यूनिवर्सिटी। तो यहां तो सब जो तपोवन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो सब वहां पहुंच जाएंगे, और उनकी यूनिवर्सिटी में तो क्या, पैसा जमा करो डिग्री लो। तो यहां एक क्लास तो है ही जिसको डिग्री चाहिए, ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां ज्ञान का महत्व नहीं है, डिग्री का महत्व है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि इस देश में ज्ञान का महत्व खत्म हो गया, डिग्री का महत्व हो गया इस देश में। और वो डिग्री बांटेंगे यहां आके, और वो पैसे से मिल जाएगी। और अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कभी भी कोई फेल नहीं होता, वहां कोई फेल नहीं होता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह से बनाया हुआ है कि उसमें कोई फेल ही नहीं होता, माने रद्दी से रद्दी वहां पास हो जाता है। हिंदुस्तान के बारे में आप जानते हैं, जो लड़के लड़कियां भारत के किसी स्कूल में पास नहीं हो पाते वो सब अमेरिका से बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ जाते हैं। आपको मालूम है ये सब? और अमेरिका से भी ज्यादा रद्दी डिग्रियां रूस में मिलती हैं। रूस की तो डिग्रियों का ये आलम है कि दुनिया का कोई भी सेंसिटिव देश रूस का एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर को परमिशन देने को तैयार नहीं हॉस्पिटल खोलने के लिए, भारत में भी नहीं है। रशिया से आप एमबीबीएस एमडी करके आइए, जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कुछ पढ़ाते ही नहीं है। और वहां तो यूनिवर्सिटीज चलती हैं दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसमें ज्ञान देना है ऐसा कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है। जैसे होटल चलता है वैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं यूरोप और अमेरिका में। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, यूरोप और अमेरिका के जो नेटिव सिटीजन्स हैं, उनका आईक्यू दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का आईक्यू पूरे दुनिया में सबसे कम है, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में भी वो दुनिया में सबसे पीछे हैं। यूरोपियंस लोग और अमेरिकन्स लोग सामान्य ज्ञान में बहुत पीछे हैं, आईक्यू उनका बहुत कम है। इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स होते हैं वो सभी एशियन होते हैं, भारतीय होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, उनकी अपनी नहीं है, क्योंकि आईक्यू बहुत कम है। आईक्यू कम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जिसमें आईक्यू ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो लोएस्ट आईक्यू पे वो काम करने वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वो सब यहां आ जाएंगे, तो यहां का जो भी छोटा मोटा कम
कम स्टैंडर्ड वाला भी एजुकेशन है उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको उनके साथ करना है। तो यहां क्या होगा, मान लीजिए उनकी यूनिवर्सिटी हुई, तपोवन भी यूनिवर्सिटी, अब अमेरिकन और तपोवन यूनिवर्सिटी में कंपटीशन शुरू होगा। वो कहेंगे जी हम इतने कोर्सेज पढ़ाएंगे, 3 कोर्स पढ़ाएंगे, 1 कोर्स फ्री, आइए हमारे यहाँ। हाँ, MBA पढ़ाएंगे, MBBS फ्री ले जाइए हमारे पास, आइए हम आपको एडमिशन दें। हाँ, ऐसे ही होता है, यूरोप और अमेरिका में ऐसे होता है। MBA करिए, DBA फ्री ले जाइए, MBA करिए, BBA फ्री ले जाइए, MBA करिए, ये फ्री ले जाइए, वो फ्री ले जाइए, वो चालू कर देंगे। तपोवन यूनिवर्सिटी को फिर यही करना पड़ेगा कि BCom करिए तो इंटर फ्री, या इंटर करिए तो ये फ्री। ये सब चक्कर जो शुरू होगा सत्यानाश कर देगा इस देश का। स्टूडेंट्स का लेवल हिंदुस्तान में भी IQ में इतना नीचे हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत अच्छी डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी एक चिट्ठी ना लिख पाए, शुद्ध मराठी का एक वाक्य ना बोल पाए, शुद्ध मराठी में कुछ लिख ना पाए। ऐसे ही दूसरे सर्विसेज में जब वो आना शुरू होंगे, तकलीफ कर देंगे इस देश को। मुझे कभी कभी डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता है। अगर वो इस सेक्टर में घुस गए, यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे, कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पर। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर, वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें। और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है। उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता। हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड हैं, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट। इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश को, कुछ नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों में वो पैसा कमाएंगे आपके देश में आके। जो बातें आपके लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं, आप उनकर एक कल्पना नहीं हो सकती। बेंगलोर में
एक फॉरेन कंपनी आई है, उसने एक धंधा शुरू किया है कि भारत के जो लोग अपना टेलीफोन बिल जमा नहीं करा सकते, बिजली का बिल नहीं जमा करा सकते, या अपने ग्रोसरी शॉप में जाके सामान नहीं खरीद सकते, उन सब लोगों के लिए बिल जमा कराने का, ग्रोसरी सामान खरीदने का धंधा एक विदेशी कंपनी ने आके बेंगलोर में शुरू किया है। आप जानते हैं बेंगलोर में कुछ ऐसे भारतवासी रहते हैं जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, जिनके पास इतना भी समय नहीं है कि टेलीफोन का बिल जमा करा सकें या तो उनके बिजली का बिल जमा करा सकें। तो टेलीफोन और बिजली का बिल जमा कराने के धंधे में एक विदेशी कंपनी आ गई है बेंगलोर। वो कहती है हमको आप सर्विस दीजिए, माने इतना पैसा दीजिए, हम आपका टेलीफोन बिल जमा कराएंगे, बिजली का बिल जमा कराएंगे, आपका टिकट भी लाके देंगे, रेल का टिकट लाके देंगे, बस का टिकट लाके देंगे, ये सब करके देंगे। लग गए हैं वो इस धंधे पे और बेंगलोर में बहुत बिजनेस मिल गया उनको, और उसी बिजनेस से पैसा कमा के ले जाएंगे। माने अल्टीमेटली आपके समाज की जो पूंजी है, आपके समाज का पैसा है जो परदेश जाने वाला है, अल्टीमेटली होना है। इसी तरह से और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, सिर्फ एक ब्रांच थी, और उसमें डिपॉजिट जीरो था। एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें जीरो था। HDFC भारत आया था तब। आज HDFC को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है। HDFC की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है। जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे। और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का। सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में। स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था। सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो, हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया। उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की। संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है। तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से। अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने, भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में जिनका पता नहीं था, और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना है, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था। उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको, और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ, इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अमेरिका से डर है। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा।
अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है, क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का, एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं। अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूं। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के 2 कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला। दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं, जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं, लहर पेप्सी नहीं, जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है। प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह जहर है, और ये भी कहा कि यह टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है। लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं। उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उन भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी MPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया। 97 में जब हम ये बात कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे। अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, CFTRI ये कह रही है, CFL ये कह रही है, सभी साइंटिफिक बॉडीज ये कह रही हैं कि ये पेप्सी कोक नहीं है, जहर है, क्योंकि उसमें DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेलाथियान है, क्लोरोपाइरिफॉस है। ये चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं, और हमारी शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा है। माने हमारे शरीर की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक थम्स अप में है, रिपोर्ट कहती है। तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेंस रद्द करने की। आप सोचिए कि जब 2 अमेरिका की कंपनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो हजारों अमेरिकी कंपनी अगले साल से घुस जाएगी, भारत सरकार क्या करेगी? 2 के खिलाफ कुछ नहीं करने की हाल हिम्मत है उनकी, जो सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं। तो सरकारों की हिम्मत और ताकत तो इन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसी कंपनी आके भारत पे अगर छा गई तो सारा रूल तो वो करेंगे, रेगुलेशंस वो बनाएंगे, कानून वो तय करवाएंगे, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तय करेंगे। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जाएगी, कठपुतली हो जाएगी उनके हाथ की। एक और उदाहरण देता हूं। एक अमेरिका की एनरॉन कंपनी आई थी, बोगस और फ्रॉड कंपनी, जो अमेरिका में बोगस थी, फ्रॉड थी, यूरोप के कई देशों में बोगस थी, फ्रॉड थी।
वो महाराष्ट्र में आके कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने का सारा उन्होंने ढिंडोरा पीटा, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या सुविधा नहीं दिया उस एनरॉन को। और ऐसे लोग महाराष्ट्र में जो कहा करते थे कि हम इसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे और ये कर देंगे, उन्हीं लोगों ने उसको लाइसेंस दे दिया। और उस एनरॉन के लाइसेंस को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा, सरकार की हिम्मत नहीं थी उसका भी करने के लिए। अदालतों ने हस्तक्षेप किया, तब जाके ये सारा प्रोजेक्ट रुका। बाद में पता चला कि कंपनी ही बोगस थी, फ्रॉड कंपनी थी। अब वो बोगस और फ्रॉड कंपनी आती है और भारत में पावर प्रोजेक्ट के नाम पर शेयर्स फ्लोट करे, हजारों करोड़ रुपए आपके मार्केट से उठा ले। जिसने जिंदगी में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाया हो, वो भारत में हजारों करोड़ का पावर प्रोजेक्ट चला ले। ये कितनी बड़ी विडंबना। और एक ऐसे देश में जहां सत्ता बहुत बिकाऊ है और नेता सब गधे और घोड़े के माफिक बिकने को तैयार हैं, और ऐसे देश में जहां के नेताओं को कुछ ज्यादा इन सब अंतर्राष्ट्रीय विषय के समझौतों की समझ भी नहीं है। आप गेट करार के बारे में बात करिए, आपके लाइन से खड़े कर दीजिए एमपीज और एमएलएस को, बात करके देखिए उनसे गेट करार के बारे में क्या बात करते हैं वो आपसे। वो कहेंगे हाँ कुछ सुना तो है, लेकिन क्या है हमें माहिती नहीं है। जिनको सबसे ज्यादा माहिती होनी चाहिए उनसे बात करके देख लीजिए। आप मंत्रियों से बात कर लीजिए, एमपी एमएलए की छोड़ता हूं मैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर से बात कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लीजिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिए। आपको गेट एग्रीमेंट के बारे में कुछ मालूम है? कभी कॉमा फुल स्टॉप उसका देखा है आपने? वो कहेंगे जी हमें क्या जरूरत है मालूम होने की, ये तो सरकारी अधिकारियों को मालूम होना चाहिए। और सरकारी अधिकारी किस तरह के हैं वो आप जानते हैं। हिंदुस्तान का सरकारी अधिकारी सगा उसका है जहां से पैसा मिलता है। हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के घर में आजकल सीबीआई वालों ने रेड डालना शुरू किया है। एक क्लर्क लेवल के अधिकारी के घर में 4 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया, 6 करोड़ मिल गया। वो सरकारी अधिकारी क्या करने वाला है? वो तो वही करने वाला है जो घूस कराएगी, रिश्वत कराएगी उसको। तो करप्ट हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और उससे भी ज्यादा करप्ट हमारी ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इतने करप्शन में डूबी हुई है। उस स्थिति में अगर बाहर की कंपनियां आती हैं और यहां से लूट के ले जाना शुरू करती हैं, और उस लूट का थोड़ा हिस्सा अधिकारियों को मिलने लगे और नेताओं को मिलने लगे, वो तो उन्हीं के बात करेंगे, उन्हीं के बोलेंगे, उन्हीं के फेवर में जाएंगे। वो आपकी बात नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे, तो देश बंधुआ हो जाएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे ही खतरनाक काम कभी अंग्रेजों ने किए थे इस देश में गुलामी लाने के लिए। अब वही खतरनाक खेल इस देश में आजादी के 56-57 साल के बाद हो रहे हैं। आज भी इस देश में 4,500 से ज्यादा विदेशी कंपनी तो आ चुकी है, हजारों करोड़ रुपए लूट के ले जा रही है। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन। अब अगले साल से और ज्यादा आएंगे, और खुली छूट मिलेगी लूट करने की, और ज्यादा पैसा यहां से लेके जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया इस देश में, वो अब ये कंपनियां करेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होने वाला वर्ग है वो किसान है, मजदूर है, कमजोर वर्ग है। भारत जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है, उसी को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होने वाली है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा असंगठित है, उसका संगठन नहीं है। इसलिए चुपचाप धीरे धीरे या तो वो साइडलाइन हो जाएगा या आत्महत्या करके सारे रास्ते से हट जाएगा, रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। ये स्थिति देश के सामने है।